आप सभी दोस्तों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोग आदिकाल का दूसरा वीडियो पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले मैं आदिकाल का एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 53 तक के प्रश्नों का संकलन है। और आप देख रहे हैं कि मैं जो संकलन लेकर के उपस्थित हूं, वह कहीं ना कहीं आपको नया लग रहा होगा, क्योंकि जो विकल्प है, विकल्पों के जो चारों विकल्प के बारे में भी हम लोग विस्तार से यहाँ पढ़ रहे हैं। इससे ये फायदा हो रहा है आपको कि एक ही प्रश्न के माध्यम से आपको 3 4 5 प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं, और ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं। तो आइए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है 54 यानी 54 क्वेश्चन जो है, देखिए, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला विकल्प है श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह या फिर माधो सिंह। इन चारों में से ये किनके दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा बी, कीर्ति सिंह के। ये कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है ना। इनकी रचनाओं के बारे में आप जानते हैं, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है, भू परिक्रमा है, पुरुष परीक्षा है, पदावली है, और पदावली मैथिली भाषा में रचित है। यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। और बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विद्यापति को किस कवि ने जातीय कवि कहा है, तो उसका सही उत्तर होगा बच्चन सिंह। इसको भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के दरबारी कवि थे। ये कीर्ति सिंह के भी थे और शिव सिंह के भी थे। और इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था, ये भी याद करना जरूरी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न के माध्यम से 3 4 प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। इनका जो जन्म स्थान है, ये बिहार के दरभंगा जिले से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। विपसी नामक गांव था, इनके गांव का नाम है विपसी नामक गांव था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सिद्धों और नाथों की सूची में कौन उभयनिष्ठ, मतलब ये दोनों में आते हैं। तो विकल्प है सरहपाद, चरपरीनाथ, मस्तेंद्रनाथ या फिर कन्हैया। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी सरहपाद। सरहपाद सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यह बार बार हम इसको बता चुके हैं, आपको याद होगा। इन्हें सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। कवि के प्रश्न ये पूछता है कि सरहपाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दो नाम आप जान लीजिए, सरोज वज्र और राहुल भद्र नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और ये सिद्धों में सबसे पुराने कवि हैं। इनके ग्रंथों की बात अगर हम करें तो 32 ग्रंथ इनके लिखे हुए बताए जाते हैं, जिसमें दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध है, और इनकी प्रसिद्धि का कारण दोहा कोश ही है। अगला प्रश्न है कि आल्हाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको अगर नहीं याद हो तो ध्यान दीजिएगा। कुमार रासो है, विसल देव रासो, परमाल रासो या हमीर रासो, इसमें से कौन सा जो है आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी परमाल रासो, जिसके लेखक जगनिक हैं। आप इसको पहले जान चुके हैं। और जगनिक जो है परमाल रासो की रचना किए हैं, और इसको आल्हाखंड के नाम से जाना जाता है। आल्हाखंड में आल्हा और उदल नाम के दो वीरों का वीरता का वर्णन किया गया है। और आल्हाखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। यह भी जानना आपको जरूरी है, ठीक है। अगला है कि 12 बरस लो कुकुर जिए और 16 ले जिए सियार, यह किसकी पंक्ति है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यह जो है, इसमें 4 विकल्प आपके सामने है, भिखारी दास, मलूक दास, जगनिक और नागरी दास, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि जगनिक। अर्थात ये जो पंक्ति है यह परमाल रासो से ही लिया गया है कि 12 वर्ष लो कुकुर जिए और 16 लो जियो सियार, ठीक है। यह
जगनी की पंक्ति है और ये परमाल रासों से ही लिया गया है, जिसमें आल्हा और उदल के वीरता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया? विद्यापति को, अब्दुल रहमान को, गोरखनाथ को या शबरपा को? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। आगे अगला जो प्रश्न है वो ये है कि चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि आप जानते हैं कि उनके रचना के नाम से उनके राजा के दरबारी कवि का उल्लेख हो जाता है। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के जो है कि ये दरबारी कवि रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो कवि हैं रीतकालीन का बिहारी जो है जयपुर के राजा जय सिंह दरबारी कवि रहे हैं। नाथों की संख्या, अगला प्रश्न है, नाथों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? आप इसको हमेशा याद रखिए। इसके पहले मैं आपको बता चुके हैं कि नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। 9 नाथ होते हैं। इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूं, आपको शायद याद भी होगा। और जिनके नाम है नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, ये 9 हैं। ठीक है ना नाथ। और नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। कभी कभी मच्छिंद्र नाथ या मत्स्यनाथ का भी नाम आता है, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि गोरखनाथ को ही नाथ पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ विद्वान मच्छिंद्र नाथ को भी मानते हैं। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, इंसा अल्लाह खां या लल्लू लाल? तो आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि इंसा अल्लाह खां जो है रानी केतकी की कहानी के जो है कि ये रचनाकार हैं। और इनका एक और नाम है इस रचना का, उदयभान चरित के नाम से भी रानी केतकी की कहानी को जाना जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो रचना है वह कछुआ धर्म है, मारिस मोहि कुठाव, ये उनकी प्रसिद्ध रचना है। और प्रेमचंद की रचना की बात अगर करें तो सेवा सदन, करबदा, प्रेम की वेदी, गबन आदि हैं। लल्लू लाल जी उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, देखिए कि लल्लू लाल उर्दू को यामिनी भाषा कहते हैं। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है? ज्योतिषवर ठाकुर, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर गोरखनाथ? तो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि अमीर खुसरो ये हिंदी के प्रथम खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है ना। तो यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। और जहाँ तक ज्योतिषवर ठाकुर की बात है, ज्योतिषवर ठाकुर प्रथम गद्य रचना इनकी जो है वर्ण रत्नाकर है, जो मैथिली हिंदी में रचित है। इनका ढांचा विश्वकोशात्मक है। और विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में किया है। गोरखनाथ का नाथ बौद्धों का वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो इस तरह से ये भी जानना जरूरी है। अगला जो एक वाक्यांश है, आपको यह बताना है कि यह वाक्यांश किसका है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय क्या है, मतलब क्या आशय है कहने का? इसका सही उत्तर होगा 4 विकल्प दिया है, 4 विकल्प में सही उत्तर होगा सी, यानी विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। यानी विद्यापति को यह श्रृंगारी कवि मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था,
वैसे ही पीछे क्या कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन को रिक्त स्थान, यानी इस रिक्त स्थान में क्या शब्द रहेगा, मतलब क्या इसमें से चारों में क्या रहेगा, दोहा चौपाई रहेगा, रासो या रासक रहेगा, दोहा या दूहा रहेगा, या छप्पर रहेगा। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी दोहा या दूहा, या इस जगह पर होगा दोहा या दूहा। कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध प्रकट होने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस कवि ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और बार बार इसका उत्तर आपके सामने आ चुका है, अब भूलना नहीं है। इसका सही उत्तर होगा बी, पंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और ज़्यादातर विद्वान इन्हें ही माने हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसके अलावा और भी लोगों को ये प्रथम कवि माना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रवरदाई को माने हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को माने हैं, और राम कुमार वर्मा जो है स्वयंभू को माने हैं। यह भी याद करना आपको जरूरी है, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रवरदाई। फिर कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछता है कि अब्दुल रहमान को किस कवि ने या किस लेखक ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। या फिर राम कुमार वर्मा ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो उत्तर होगा स्वयंभू। इसको याद करना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना। रासो शब्द का संबंध जो किस शब्द से माना है, ये जान लिया जाए। तो इसमें से पहला विकल्प है रास से, रासायन से, रहस्य से, या रासक से। तो इसका सही उत्तर होगा रसायन से। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रसायन से माना है, और कई लोग कई तरह से माने हैं। इसको भी जान लिया जाए कि नंद दुलारे वाजपेयी जो है रासो की उत्पत्ति रास से माने हैं, और कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ये दो कवि जो है रहस्य से माने हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त ये लोग जो है कि रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति माने हैं। ठीक है, ये भी याद करना बहुत जरूरी है। छाछठ देखिए, पृथ्वी राज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वी राज रासों को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। वो कौन विद्वान हैं जो पृथ्वी राज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वी राज रासों को अप्रमाणिक रचना मानते हैं। पहला है ये डॉक्टर बुलर, दूसरा है कवि राजा श्यालदास, तीसरे हैं मुंशी देवी प्रसाद, और चौथे हैं गौरी शंकर हीरानंद। तो ये जान लिया जाए कि कौन विद्वान जो है ये माने। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बुलर। ठीक है ना, और पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जो है जयानक कवि हैं। ये ध्यान रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय ये दो अलग अलग विद्वानों की रचना है। कहीं भूल से पृथ्वीराज विजय को अगर कहीं ऑप्शन में चंद्रवरदाई दिया हो तो उसको नहीं टिक करना है, क्योंकि पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक कवि हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना जाता है इनके ग्रंथ के आधार पर। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है। तो ए है वर्णरत्नाकर, बी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी राउरवेल, और डी परमात्म प्रकाश। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि राउरवेल। राउरवेल जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य का प्राचीनतम हिंदी कृति माना जाता है। ठीक है ना, यानी यहीं से गद्य पद्य का एक तरह से उद्भव माना जाता है। ठीक है, और इसके यह हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन का श्रृंगार परंपरा का आरंभ भी इसी से माना जाता है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसमें राजस्थानी प्रधान है। राउरवेल एक शिलांकित कृति है, यह शिला पर लिखा हुआ रचना है, और इसके रचयिता रोडा कवि हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिल हिंदी
में रचित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है और उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया है। परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जो इंदु ने किया है। अगला है सुमेलित करना है ग्रंथों को और उनके रचनाकारों को। तो देखिए, एक तरफ दिया है सूची फर्स्ट और दूसरे तरफ दिया सूची सेकेंड, यानी बीसल देवरासो के रचनाकार कौन है, खालिक बारी के रचनाकार कौन है, भरतेश्वर बाहुबली के रचनाकार कौन है, दोहाकोस के रचनाकार कौन है। तो इसको सीधे हम लोग आ जाते हैं सही उत्तर पर। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखेंगे। विसल देवरासो के रचनाकार जो हैं ये नरपति नाल हैं। खालिक बारी के रचनाकार जो हैं अमीर खुसरो हैं। और भरतेश्वरी बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूर्य हैं। दोहा कोश की रचना जो है शरहपाद है। और कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। ठीक है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। ये स्थापना ए और स्थापना बी, या इसको मतलब ये लेक्चरर ग्रेड की परीक्षा में आता है, टीजीटी पीटी लेवल में नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है, क्या है? ब्रजयानी साधना, हठयोग साधना, काल भैरव साधना या सम्यक साधना। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि हठ योग साधना। गोरखनाथ की जो साधना पद्धति उसको हठ योग साधना के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और इसका एक नाम भी है। ह का एक अर्थ है और ठ का एक अर्थ है। हठ, ह और ठ, हठ जो है कि एक नाम है। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, यानी सूर्य और चंद्र दोनों के योग को मिलाकर के हठ योग कहा जाता है। और गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के आरंभकर्ता माने जाते हैं। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, क्या है? एक दार्शनिक ग्रंथ है या लोकोपदेश परक ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है या फिर सौंदर्य परक ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि व्याकरण ग्रंथ है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो है हेमचंद्र का है और एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है ना। और हेमचंद्र गुजरात के राजा सोलंकी सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहते थे। उक्त व्याकरण ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको हमेशा याद रखेंगे कि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके अन्य ग्रंथ कुमार पालचरित, योग शास्त्र, प्राकृत वर्णन, छंदोनुशासन, देसी नाममाला कोश, ये है। अगला प्रश्न, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? जोइंदु, राम सिंह, जिनदत्त सूर्य या धनपाल। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि राम सिंह। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे? ये मुनि राम सिंह थे। इनको मुनि भी कहा जाता था, या राम सिंह अगर विकल्प है तो सीधे राम सिंह कह देंगे। और यह जो है कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनिराम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, 73वां प्रश्न, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, आगे खाली स्थान है, यह कथन किस लेखक का है? ठीक है ना। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। इनको तूतिए हिंदुस्तान या तोता ए हिंदुस्तान भी कहा जाता है। और अमीर खुसरो का जो पूरा नाम है, अमीर खुसरो का नाम जो है अबुल हसन था और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है ना। ये मुकरियाँ और पहेलियाँ लिखने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि इनकी जो है कि रचनाएं हैं। ठीक। अगला प्रश्न देख लिया जाए, देसी बअना सबजन मिठा, देसी भाषा के मिठास
का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए यूजीसी नेट दिसंबर 2008 में जो पेपर हुआ था उसका उसमें पूछा गया है, और टीजीटी पीजीटी हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ तक कि नेट में भी पूछा जाता है, और इसके बाद से टेट सुपर टेट हर परीक्षाओं में ये पंक्ति अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, इसको याद करना बहुत जरूरी है। देसी बाना सब्जन मिठा, तो इसके जो है कि रचनाकार है विद्यापति, इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना, और इसके पहले विद्यापति के बारे में हम लोग जान चुके हैं। यह तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली है, और प्रथम दोनों रचनाएं अवहट्ट में है, यानी कीर्ति पताका और कीर्तिलता अवहट्ट में है और पदावली मैथिली भाषा में है, और इसी पदावली के आधार पर इनको जो है कि मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। शारंगधर पद्धत किस विधा की रचना है? शारंगधर पद्धति जो है किस विधा की रचना है? महाकाव्य है, सुभाषितान संग्रह है, खंड काव्य है, या एकार्थ काव्य है? तो इसका सही उत्तर आपका है बी, कि यह जो है कि आपका शारंगधर जो है कि सुभाषित संग्रह है। ठीक है ना, और इसमें बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं मैथिल कोकिल के नाम से? रहीम, सुंदरदास, जयदेव, या फिर विद्यापति? तो सही उत्तर होगा डी, यानी विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, इसके पहले हम बता भी चुके हैं आपको। अगला प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है, और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? यानी सुनीति कुमार चटर्जी कहे हैं, या चंदा शर्मा गुलेरी कहे हैं, ग्रियर्सन कहे हैं, या फिर धीरेन्द्र वर्मा कहे हैं? इसका सही उत्तर होगा बी, कि इसको जो है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यह कथन है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है, और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हुई है। ठीक है ना, और चंदा शर्मा गुलेरी जो है प्राकृत भाष हिंदी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। यानी अपभ्रंश को, एक प्रश्न ये भी बनता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान कौन है? तो उसका भी नाम एक ही होगा, चंदा शर्मा गुलेरी। और चंदा शर्मा गुलेरी की कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, इनको आप याद रखेंगे। अक्सर ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि इनकी जो कहानियां, विशेष करके उसने कहा था, अक्सर पूछा जाता है उसने कहा था, ये कहानी किसका? तो उसने कहा था, ये कहानी चंदा शर्मा गुलेरी का है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये सब उन्हीं का कहानी है। ठीक है, 78वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में कितने समय है, यानी कितने सर्ग है? इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। इसका सही उत्तर होगा बी, 69, यानी कि 69 सर्ग हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसके पहले मैं बता चुका हूँ, इसमें छंदों की बात भी बताए हैं मैं। ठीक है ना, कि इसमें कुल कितने छंद हैं? तो आप बताएंगे कितने छंद हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कुल इसमें कितने छंद हैं। ठीक है ना, अगर फिर नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, या इसके पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, यह मैं इस क्वेश्चन का उत्तर अभी मैं तुरंत नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, एक चीज़ और आप जाने कि पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई पूरा नहीं कर पाए थे, तो इनके जो पुत्र हैं जल्हड़ जो है कि इनको इसको चंद्रबरदाई की जो रचना है इसको पूरा किए थे पृथ्वीराज रासो को। इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि चंदा शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि चंदा शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अवहट्ट, पुरानी हिंदी, अपभ्रष्ट, या फिर देसी भाषा? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। अपभ्रंश को चंदा शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी के नाम से पुकारे हैं, या उसको पुरानी हिंदी बताए हैं। अगला प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं, 80 नंबर का प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है। पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, या चित्रावली? तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी चित्रावली अपभ्रंश की रचना नहीं है, बाकी सब
पौम चरियु पाहुड़ दोहा भविष्यत का अपभ्रंश की रचना है, जबकि आप जानते हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं कि चित्रावली जो है 1613 ईस्वी में उस्मान नामक सूफी कवि द्वारा रचित अवधी भाषा में दोहा चौपाई में यह लिखी गई रचना है। जबकि पौम चरियु स्वयंभू द्वारा रचित, पाहुड़ दोहा राम सिंह द्वारा और भविष्य साहित्य कहा धनपाल द्वारा रचित है। यह सभी जो है कि अपभ्रंश भाषा में है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम। अपभ्रंश की उत्तरकालीन मतलब अपभ्रंश के बाद की अवस्था का नाम क्या है, यह आपको बताना है। तो इसका 4 जो विकल्प है, संस्कृत, प्राकृत, पाली और अवहट। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि अपभ्रंश। ठीक है ना, अपभ्रंशकालीन अवहट होगा। अपभ्रंश सारे हम बोल दिए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अवहट, यानी अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को क्या हम कहते हैं, अवहट कहते हैं। अपभ्रंश के बाद अवहट, इसका जो विकास हुआ यह ऐसे हुआ, संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद अवहट का विकास हुआ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। विशुद्ध चरितावली यानी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर होगा ए, कि यानी कि इसके लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र जो है यह विशुद्ध चरितावली की रचना किए हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, यह आपको बताना है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहमान, अब्दुल कलाम, मलिक मोहम्मद या अबुल हसन। तो इसका सही उत्तर होगा डी, अबुल हसन। अमीर खुसरो का जो पूरा नाम था वह अबुल हसन था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे, अक्सर ये पूछा जाता है कि हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? स्वयंभू को, विद्यापति को, चंद्रवरदाई को या फिर जगनी को? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि जगनी को, सॉरी बी, विद्यापति को। विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। और अभी विद्यापति के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि यह जो है कि राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे और ये शैव संप्रदाय के थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। इस तरह से सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंशाअल्लाह खां, प्रेमचंद, गोपाल गहमरी या फिर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि इंसा अल्लाह खां इसके जो है कि रचनाकार हैं, जिसको अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसको उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो कीर्तिलता के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। विजय सिंह सूर, विद्यापति, जायसी या अमीर खुसरो। कुछ प्रश्नों को बार बार रिवीजन इसमें किया गया है। कारण ये है कि इसमें जितने प्रश्न दिए हैं हर एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में अवश्य आए हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो किसी परीक्षा में न पूछा गया हो। सबसे बड़ी खासियत इस वीडियो की यह है कि जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं हर एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछा गया है। आप देखिए कि यह परीक्षा DSSSB TGT में पूछा गया 2018 में, या उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में भी पूछा गया है। ठीक है ना, आप देखेंगे जब भी इसके नीचे जो भी प्रश्न आप देखेंगे, नीचे हर एक प्रश्न के नीचे आप देखेंगे वह किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछा गया है। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि इसका रिवीजन होता चला जाए। मान लीजिए कि हम एक बार पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात याद नहीं होगा, हो सकता है दूसरी बार में बहुत बढ़िया तैयार हो पाए, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार उसको हम जब वो प्रश्न सामने आता तो उसका उत्तर हमारे दिमाग में सेट हो जाता और कहीं भूलता नहीं है। ठीक है, तो कीर्तिलता के जो रचनाकार हैं आप इसके पहले कई बार पढ़ चुके हैं। इसके मतलब कवि हैं विद्यापति। 87 नंबर का जो प्रश्न है, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। बहुत सही इसका उत्तर आप जान सकते हैं। चंद्रवरदाई हैं या विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं या हेमचंद हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। ठीक है ना, अमीर खुसरो हैं जो कि पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है, क्या उपेक्षित रहा है? सामाजिक चेतना या आश्रयदाता प्रशंसा या धार्मिक चेतना या फिर राष्ट्रीय चेतना। तो इसका सही उत्तर होगा डी, कि राष्ट्रीय चेतना।
राष्ट्रीय चेतना जो है कि आदिकाल में उपेक्षित रहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। आदिकाल के काव्य की प्रधान भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल या फिर खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि डिंगल और पिंगल। और डिंगल पिंगल भाषा बनता कैसे है ये भी आप जान लीजिए कि जो डिंगल भाषा है वह राजस्थानी और अपभ्रंश के योग से बनता है और पिंगल भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा के योग से बनता है। यानी राजस्थानी और अपभ्रंश से पिंगल बनता है, राजस्थानी और ब्रज भाषा से पिंगल बनता है। डिंगल जो है राजस्थानी और अपभ्रंश से बनता है और पिंगल यहाँ देख लीजिए ये वाला प्रश्न, ये इसको याद करना बहुत जरूरी, अक्सर पूछता है कि डिंगल भाषा किन किन भाषाओं के योग से बनता है। तो राजस्थानी और अपभ्रंश है और पिंगल राजस्थानी और ब्रज भाषा के योग से है। ठीक है ना। पुस्तक जल्दड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या है? आप इसके पहले जल्लड़, इसके पहले मैं बताया हूँ कि चंद्रबरदाई की जो रचना है, क्या ध्यान दें, चंद्रबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। और उसको किसने पूरा किया है? तो उनके पुत्र जो है कि जल्लड़ ने पूरा किया है। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि चंद्रबरदाई से संबंधित यह पंक्ति है। और यह युद्ध के समय जब जा रहे थे तो यह पंक्ति लिख करके और अपने पुत्र को हाथ में पुस्तक दे करके चले गए। ठीक है ना। और बाद में उनके पुत्र इसकी रचना किए, मतलब इसको पूरा किए। और पृथ्वीराज रासो में इसके पहले अभी मैं आपको बताया था कि कमेंट करके आपको बताना है कि इसमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया। इसमें निश्चित छंद का प्रयोग किया गया है कि 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। और इसी साथ एक प्रश्न और आप जान लीजिए, इनको छप्पे का बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और आप जान लीजिए कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। यानी पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? भरतेश्वरी बाहुबली रास, शालिभद्र सूर्य, रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूर्य, स्थूलिभद्र रास, जिनदत्त सूर्य या चंदन बाला रास आसव। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, मान कौन रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि स्थूल भद्ररास या जिनदत्त सूर्य की रचना नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये स्थूल भद्र रास जो है जिन धर्म सूर्य की रचना है, जिनदत्त सूर्य की रचना नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान, बहुत मामूली अंतर से ये उत्तर कभी कभी गलत हो जाता है। यहाँ देखिए जिनदत्त सूर्य यहाँ दिया है, इसका सही उत्तर होगा जिन धर्म सूर्य, ये इसका सही उत्तर होगा। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। क्योंकि जिनदत्त सूर्य की जो रचना है, ये जो कवि हैं इनकी रचना जो है उपदेश रसायन रास है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि रणमल छंद के रचयिता कौन है? भट्ट केदार, जोइंदु, मधुकर कवि या श्रीधर। तो इसका सही उत्तर होगा डी, श्रीधर। श्रीधर जो है रणमल छंद के रचयिता हैं। यह 70 छंद में लिखित एक वीर काव्य है। भट्ट केदार ने जय चंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा है और मधुकर कवि जो है जय मयंक जस चंद्रिका लिखे हैं। जो इंदु ने परमात्म प्रकाश और योगसार, ये 2 पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? यानी पृथ्वीराज के पिता इसमें कौन है, उनका उल्लेख इस किताब में किया गया है। राजेश्वर को, समर सिंह को, अनंगपाल को या सोमेश्वर को। सही उत्तर होगा डी, यानी कि सोमेश्वर को। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाष हिंदी का आशय है। यानी प्राकृत भाषा हिंदी का आशय क्या है? अपभ्रंश से है, हिंदी से है, प्राकृत से या फिर पाली से? तो सही उत्तर होगा ए, अपभ्रंश से है। ठीक है ना। और हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी से है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
देखिए एनवीएस टीजीटी 2019 में पूछा भी गया है। गोरा बादल री बात, कभी कभी इसका मतलब इसका मूल जो ग्रंथ है गोरा बादल री बात, जो कि राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, उसी का ये रूपांतर है हिंदी। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो जो मूल इसके जो लेखक हैं, देखिए गोरा बादल री बात जो है दलपत विजय, नरपत नाल, जटमल या फिर जल्लड़, ये किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि जटमल का है। जटमल का लिखा हुआ है ये गोरा बादल की बात, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नाथों की संख्या, देखिए फिर प्रश्न रिवाइज हो रहा है। नाथों की संख्या कुल कितनी है? तो 9 है, और 9 नाथों का इसके पहले भी जिक्र हो चुका है, आप इसमें भी देख सकते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? इसके पहले बार बार बात हो रहा था, सरापा ही है, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। इस सरापा सबसे पुराने सिद्ध माने जाते हैं। और सिद्धों की संख्या कितनी, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। याद रखिए कि 84 सिद्धों की संख्या होती है। नाथों की संख्या 9 और सिद्धों की संख्या 84, इसको हमेशा आपको याद रखना है। खुमार रासों के रचयिता कौन है? यह भी बार बार आप पढ़ चुके हैं। जगनिक है, दलपत विजय है, नरपत नाल है या फिर चंद्रवरदाई है? इसका सही उत्तर होगा बी, कि दलपत विजय जो है कि ये खुमार रासों के लेखक हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है कि अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है। कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता या जय मयंक जस चंद्रिका। तो इसमें से आप पढ़ चुके हैं कि 3 प्रसिद्ध ग्रंथ विद्यापति के हैं, कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदावली। ये तीनों तो विद्यापति के हैं, यानी कि डी वाला विकल्प वो सही नहीं है। यह इनकी रचना नहीं है, बल्कि यह मधुकर भट्ट की रचना है, जय मयंक जस चंद्रिका। 100वां प्रश्न आपका है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी का प्रथम, इसके पहले मैं पढ़ा चुका, अभी ध्यान रखिए इसी वीडियो में पढ़ाया हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गोरखनाथ को, अमीर खुसरो को, विद्यापति को या फिर चंद्रवरदाई को? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? चंद्रवरदाई को इन्होंने ये पहला कवि माना है। और पृथ्वीराज रासो को यह अपूर्ण ग्रंथ मानते हैं, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो एक अपूर्ण ग्रंथ है जिसे चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। 101 नंबर का जो प्रश्न है, विसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो विसल देव रासो के रचनाकार आपके सामने 4 विकल्प है कि नरपति नाल, चंद्रवरदाई, धनपाल या फिर जयानक। बार बार यह प्रश्न आ रहा है, इसलिए आपको भूलना नहीं है। नरपति नाल जो है किसके रचनाकार हैं, यानी विकल्प नंबर ए। तो इस तरह से आपका इस वीडियो में लगभग हम लोग 50 से ज़्यादा प्रश्न के बारे में चर्चा किए हैं। और अगर मेरा संकलन अच्छा लग रहा हो, मेरी शैली कैसी लग रही है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा नहीं बोल पाता हूं और न ही आपको बहुत अधिक मैं प्रभावित कर सकता हूं अपने लक्ष्यदार बातों से। बस मेरा उद्देश्य ये है कि मेरा संकलन अगर बेहतर हो तो मेरे साथ आप बने रहें, लाइक और शेयर करें, मेरे परिवार के हिस्सा बनें, यानी कि आप सब्सक्राइब भी करें और लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। इसी तरह मैं आपसे वादा करता हूं, इसी तरह का संकलन लगातार मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित रहूंगा, ताकि आप सफलता के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करें। अब तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुने, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर निश्चित है कि मेरा शैली, मेरा वीडियो, मेरा संकलन अच्छा लग रहा होगा तो आप तो शेयर लाइक तो करेंगे ही करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि यही हम लोगों का प्रसाद है, यही हम लोगों का इनाम है। क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा तो लगता नहीं है, बस हम लोगों की मेहनत का एक छोटा सा एक पारिश्रमिक आपको हम लोगों को मिल जाता है, जो आप छोटा सा लाइक, शेयर या फिर सब्सक्राइब कर देते हैं। यही हम लोगों का पारिश्रमिक है, ये हम लोगों का इनाम है, ये हम लोगों का क्या नाम है, प्रसाद है, सब कुछ है। तो आप सभी दोस्तों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।